इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय शीर्षक के इस 17वें भाग में आपका पुनः स्वागत है। In this lecture, we will learn rules relating to medical facility and leave travel concession। इस व्याख्यान में हम आयकर अधिनियम के प्रावधान जो चिकित्सा सुविधा तथा छुट्टियों में घूमने के लिए जो रियायती दर पर सुविधा नियोक्ता द्वारा दी जाती है उससे संबंधित प्रावधानों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी इज टैक्सेबल एज अंडर। चिकित्सा सुविधा इस प्रकार से कर योग्य होती है। ए, हम देखेंगे जो चिकित्सा सुविधाएं भारत में दी जाती है, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन इंडिया, और दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे जो मेडिकल फैसिलिटी आउटसाइड इंडिया यानी विदेश में दी जाती है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या उसके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा या कर्मचारी द्वारा किए गए चिकित्सा व्ययों का पुनर्भरण किया है तो ऐसी सुविधा जिन परिस्थितियों में कर मुक्त होंगी, यानी जिनके आगे यहाँ पर फुल्ली एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है, हम पहले उनके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 1, भारत में चिकित्सा सुविधा जो नियोक्ता द्वारा संचालित अस्पताल में दी गई हो। नंबर 2, सरकार, स्थानीय सत्ता तथा सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सालय में चिकित्सा सुविधा दी गई हो। नंबर 3, मुख्य आयकर आयुक्त द्वारा अनुमोदित अस्पताल में आयकर नियम 3A में वर्णित बीमारियों के इलाज हेतु जो सुविधा नियोक्ता ने प्रदान की है। नंबर 4, सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी निजी अस्पताल में करवाया गया इलाज, केंद्रीय सरकार से अनुमोदित किसी योजना अथवा बीमा विमानक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI की स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का नियोक्ता द्वारा भुगतान, ये सभी पूर्णतया कर मुक्त होंगे। इसी प्रकार हम बात करेंगे जब मेडिकल फैसिलिटी भारत के बाहर नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को या उसके पारिवारिक सदस्यों को उपलब्ध करवाई गई हो। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अथवा उसके परिवार के सदस्यों के लिए भारत के बाहर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर निम्न राशियां कर मुक्त होंगी। नंबर 1, चिकित्सा पर वास्तविक व्यय, किंतु यह राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत विदेशी मुद्रा से अधिक नहीं होगी। नंबर 2, विदेश में रोगी के व एक अन्य व्यक्ति के साथ में, जिसे परिचारक या अटेंडेंट कह सकते हैं, उसके रहने के व्यय, किंतु यह राशि भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत विदेशी मुद्रा से अधिक नहीं होगी। नंबर 3, रोगी एवं परिचारक के विदेश जाने पर हुआ यात्रा व्यय, किंतु यह राशि तभी कर मुक्त होगी जबकि कर्मचारी की सकल कुल आय इस यात्रा सुविधा को सम्मिलित करने से पूर्व 2 लाख रुपए से अधिक न हो। यानी सकल कुल आय 2 लाख रुपए से अधिक होने पर यह राशि कर योग्य हो जाएगी। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को प्रदान किया गया चिकित्सा भत्ता पूर्णतः कर योग्य होगा। इस संदर्भ में कर्मचारी द्वारा वास्तव में किए गए चिकित्सा व्ययों को ध्यान में नहीं रखा जाता है क्योंकि मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है। कर्मचारी के परिवार के सदस्यों में जिन सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है वे है कर्मचारी के जीवन साथी एवं बच्चे कर्मचारी पर आश्रित या स्वाश्रित हो सकते हैं,
विवाहित या अविवाहित हो सकते हैं। कर्मचारी पर मुख्यतः व पूर्णतः आश्रित माता पिता और भाई बहन को भी सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आता है टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ लीव ट्रैवल कंसेशन। अवकाश यात्रा रियायत या सहायता का करारोपण। If an employee goes on travel on leave with his family and traveling cost is reimbursed by the employer, then such reimbursement is fully exempted। सामान्यतः जब एक कर्मचारी छुट्टियों में घूमने के लिए जाता है अपने परिवार के सदस्यों के साथ और उसकी यात्रा की लागत को नियोक्ता द्वारा पुनर्भरण कर दिया जाता है तो ऐसा पुनर्भरण कर मुक्त होगा। यह एक सामान्य नियम है, लेकिन इसके संबंधित विस्तृत नियमों को हम आगे जानने का प्रयास करते हैं। यानी यदि किसी कर्मचारी एवं उसके परिवार के सदस्यों को अपने घर या भारत में किसी भी अन्य स्थान पर जाने के लिए नियोक्ता द्वारा अवकाश यात्रा रियायत या सहायता दी जाती है तो ऐसी सहायता की राशि एक निश्चित सीमा तक कर मुक्त होती है। यात्रा रियायत कर्मचारी एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा सेवाकाल के दौरान या सेवानिवृत्ति या नौकरी की समाप्ति पर अपने घर या भारत में किसी भी अन्य स्थान पर जाने के लिए भी दी जा सकती है। कटौती की राशि। किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त यात्रा रियायत या सहायता की राशि के संबंध में जो नियम है वो न्यूनतम राशि की सीमा तक प्राप्त राशि कर मुक्त होगी और वो न्यूनतम राशि हमें ज्ञात करनी है। नंबर 1, नियोक्ता से प्राप्त वास्तविक राशि। नंबर 2, कर्मचारी द्वारा यात्रा पर वास्तविक व्यय की गई राशि। नंबर 3, यात्रा के लिए अपनाए गए साधन के अनुसार निर्धारित या वर्णित राशि, जो आगे हम नियमों में जानने का प्रयास करेंगे। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वह कर मुक्त होगी और उससे अधिक प्राप्त राशि को कर योग्य बनाया जाएगा। कर्मचारी द्वारा यात्रा के लिए अपनाए गए विभिन्न साधनों के लिए छूट की राशि अलग अलग निर्धारित की गई है। इन साधनों एवं इनसे संबंधित छूट की राशियों को हम इस तालिका से समझने का प्रयास करेंगे। यदि यात्रा विमान द्वारा की जाती है तो सबसे छोटे रास्ते से राष्ट्रीय परिवहन के विमान को इकोनॉमी यानी मितव्ययी श्रेणी का किराया कर से मुक्त होगा। यदि यात्रा प्रारंभ करने का स्थान व गंतव्य स्थान रेल पथ से जुड़े हुए हैं तथा यात्रा विमान के अलावा अन्य किसी साधन से की जाती है तो सबसे छोटे रास्ते से रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी के किराए की राशि कर मुक्त होगी। यदि यात्रा प्रारंभ करने का स्थान व गंतव्य स्थान पूर्णतः या अंशतः रेल पथ से जुड़े हुए नहीं हैं तथा यात्रा के इन दो स्थलों के बीच नंबर 1, मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध है तो सबसे छोटे रास्ते से प्रथम श्रेणी अथवा डीलक्स श्रेणी के किराए की राशि कर मुक्त होगी। और नंबर 2, मान्यता प्राप्त सार्वजनिक परिवहन सेवा यदि उपलब्ध नहीं है तो सबसे छोटे रास्ते से रेल की वातानुकूलित प्रथम श्रेणी का किराया यह मानते हुए कि यात्रा यदि रेल द्वारा की जाती तो कितना किराया लगता वह किराया कर मुक्त होगा और उससे अधिक यदि कोई राशि प्राप्त होती है तो वह कर योग्य होगी। अवकाश यात्रा रियायत या सहायता की कर मुक्ति प्रत्येक 4 वर्षों के खंड में 2 बार अधिकतम प्राप्त होगी। 4 वर्षों का यह खंड 1 जनवरी 1986 से प्रारंभ होता है। इस प्रकार अब तक जो खंड हुए हैं वो टोटल 9 हुए हैं और वो 9 खंड इस प्रकार होंगे।
प्रथम खंड 1 जनवरी 1986 से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 1989 तक। द्वितीय खंड 1 जनवरी 1990 से 31 दिसंबर 1993 तक। तृतीय खंड 1 जनवरी 94 से 31 दिसंबर 97 तक। चतुर्थ खंड 1 जनवरी 1998 से 31 दिसंबर 2001 तक। पंचम खंड 1 जनवरी 2002 से 31 दिसंबर 2005 तक। षष्ठम खंड 1 जनवरी 2006 से 31 दिसंबर 2009 तक। सप्तम खंड 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2013 तक। अष्टम खंड 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2017 तक। और नवम खंड जो अभी चल रहा है 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021 तक जारी रहेगा। यदि किसी कर्मचारी को किसी 4 वर्षीय खंड में 2 से अधिक बार यात्रा रियायत प्राप्त हुई है तो 2 बार प्राप्त यात्रा रियायत की राशि की कर मुक्त उपयुक्त बताए गए नियमानुसार प्राप्त होगी। यानी जो अभी हमने डिस्कशन किया कि वो हवाई यात्रा से यात्रा करता है या रेल से करता है या जहाँ पर रेल उपलब्ध नहीं है, ये जो हमने बातचीत की थी उसके आधार पर कर मुक्ति दी जाएगी। वह शेष यात्राओं के लिए प्राप्त संपूर्ण राशि कर योग्य होगी। इसका एक अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है। यदि किसी कर्मचारी ने किसी 4 वर्षीय खंड में यात्रा रियायत की छूट का लाभ एक बार भी नहीं उठाया है या केवल एक बार ही उठाया है तो उस दशा में अगले 4 वर्षीय खंड के पहले कैलेंडर वर्ष में प्राप्त की गई यात्रा रियायत के संबंध में यह माना जाएगा कि यह पिछले 4 वर्षीय खंड के संबंध में है। यानी वह एक अतिरिक्त कर मुक्ति दी जाएगी। जैसे एक कर्मचारी खंड 1/1/2014 से यानी 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2017 के लिए यात्रा सहायता की छूट 2 बार प्राप्त कर सकता था, परंतु उस कर्मचारी ने 2014 से लेकर 2017 कैलेंडर वर्ष के दौरान केवल एक ही बार यात्रा सहायता की छूट प्राप्त की है अथवा बिल्कुल भी यात्रा सुविधा प्राप्त नहीं की है, तो वह कर्मचारी अगले खंड जो अभी वर्तमान में लागू है 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2021 के प्रथम कैलेंडर वर्ष अर्थात 2018 में पिछली बकाया केवल एक अधिकतम छूट का लाभ उठा सकता है। इसके अतिरिक्त वह कर्मचारी कैलेंडर वर्ष 2018 से 2021 के दौरान 2 और यात्राओं के लिए छूट प्राप्त कर सकता है। यदि करदाता 2018 कैलेंडर वर्ष में कोई यात्रा सहायता प्राप्त न करे तो पिछले खंड की बकाया यात्रा सहायता का लाभ कभी भी नहीं मिलेगा, लेकिन किसी भी खंड का 2 यात्रा रियायत का लाभ सामान्यतः मिलता रहेगा। अतः ऐसी विशेष परिस्थिति में 3 बार प्राप्त की गई यात्रा सहायता भी कर मुक्त हो सकती है, परंतु किसी भी स्थिति में 1 से अधिक यात्रा सहायता अगली अवधि में नहीं ले जाई जा सकती है। यानी हम इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। 2018 में एक जो गत खंड के बदले में अतिरिक्त रूप से कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, 2018 में यदि उसका फ़ायदा नहीं उठाया गया तो वह छूट चली जाएगी और यह छूट तभी मिलेगी जब 2014 से 2017 के बीच में उसने दोनों यात्रा रियायतों का फ़ायदा नहीं लिया, या तो एक का ही लिया है या एक का भी नहीं लिया है, तो फिर वो एक अतिरिक्त छूट 2018 में प्राप्त करेगा और बाकी 2018 से 2021 के बीच में सामान्यतः 2 कर मुक्तियाँ प्राप्त करने का अधिकारी होगा। यहाँ पर भी हमें समझ लेना चाहिए परिवार से आशय। इस छूट के लिए परिवार का अर्थ है कर्मचारी का जीवन साथी और बच्चे तथा कर्मचारी के माता पिता भाई बहन जो पूर्णतः अथवा मुख्यतः उसी पर आश्रित है, डिपेंडेंट है। 1 अक्टूबर 1998 के पश्चात ऐसी कर मुक्ति 2 से अधिक बच्चों के लिए नहीं मिलेगी। 1 अक्टूबर 1998 से पूर्व की गई यात्रा के संबंध में छूट का लाभ करदाता के सभी बच्चों को प्राप्त होता था, किंतु यदि यात्रा 1 अक्टूबर 1998 को या उसके बाद की जाती है तो
1 अक्टूबर 1998 से पूर्व पैदा हुए सभी बच्चों के लिए छूट प्राप्त होगी तथा 1 अक्टूबर 1998 को या उसके बाद पैदा हुए बच्चों के संबंध में छूट तभी मिलेगी जब इन बच्चों को मिलाकर कुल बच्चों की संख्या 2 से अधिक ना हो। यदि एक बच्चा होने के पश्चात जुड़वा बच्चे हों तो पहली बार हुए ऐसे सभी जुड़वा बच्चों के संबंध में छूट मिलेगी। हम ये नियम विदेश यात्रा के संबंध में भी जान लेते हैं। विदेश भ्रमण पर नियोक्ता द्वारा वहन किया गया व्यय सदैव पूर्णतः कर योग्य होगा, चाहे कर्मचारी भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक। यदि यात्रा सहायता के अतिरिक्त नियोक्ता अन्य कोई वहन व्यय करता है, होटल में ठहरने के व्यय, खाने पीने के व्यय आदि, तो ऐसी समस्त राशियां पूर्णतः कर योग्य होगी, अर्थात यह कर मुक्ति केवल किराए से संबंधित रियायत के लिए है। धन्यवाद।